स्टोर से डेली लेते होंगे, ठीक है, जो याद हो गए ये दो ड्रग याद कर लेना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आएंगी केमिस्ट्री में। अगर एग्जामिनर थोड़ा वो होगा तो वो फोकस नहीं करेगा आपके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जैसे फाइनल में होगा ना केमिस्ट्री है, हालांकि स्ट्रक्चर कुछ देगा जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ें यही देगा, क्लासिफिकेशन देगा, किसी का मैकेनिज्म पूछ लेगा, किसी के बारे में पूछ लेगा, तो इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो क्लास है आपकी वो है आपकी नॉन सेलेक्टिव। देखो मैंने एक और चीज आप लोगों को पहले बताई थी, सेलेक्टिव ये और है क्या, ठीक, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक चुन के उसको, नॉन सेलेक्टिव मतलब जनरल हर किसी के लिए, ठीक है। जल्दी आ जाओ, कुणाल और भी है, सबको बुला लो एक बार। जल्दी आओ, जल्दी भाग के, कितने लोग और हैं? तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव की हम लोग बात कर रहे थे। तो सेलेक्टिव मतलब होता है किसी एक के लिए या फिर किसी को छूट के, ठीक है, और नॉन सेलेक्टिव मतलब हर किसी की बात होती है जनरल, ठीक है। तो इधर है देखो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी ये सारे कॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेगा, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करेगा, कॉक्स 3 को भी इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गए ये पुराने वाले कन्वेंशनल एसिड, ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में मतलब पहले से ही है। अब इसमें जो ड्रग है ना उसका मैंने वो बनाया था सेफ पीपी करके, या फिर सेफ पी करके याद कर लो, ठीक है, SAFE सेफ पी, ठीक है। अब देखो कैसे है, एस मतलब मैंने याद किया था सैलिसिलिक से, ठीक है। तो सैलिसिलिक एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो सैलिसिलेट्स में आएगी आपकी क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन हर कोई किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा एस्पिरिन, ठीक है। तो वो उसकी जो कैटेगरी है, जो उसकी क्लास है वो क्या है, सैलिसिलेट, ठीक है। तो एस मतलब होता है सैलिसिलेट, और सैलिसिलेट के अंदर सब लोग याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन ऐसी ड्रग है जो कि क्या कर रही है, नॉन सेलेक्टिवली, यानी कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रही है, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर रही है, और कॉक्स 3 को भी इनहिबिट कर रही है। अगर किसी ने आपको लंबे उसमें आंसर करने के लिए दे दिया कि एस्पिरिन के बारे में लिखो, तो सब लिख देना, कॉक्स 1 का ये काम होता है, कॉक्स 2 का ये होता है, कॉक्स 3 का ये होता है। अगर ये कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देगी तो ये करेगी, कॉक्स 2 को करेगी तो ये करेगी, कॉक्स 3 को करेगी तो ये करेगी, ठीक है। अब देखो एस्पिरिन आप लोगों ने देखा होगा आपके ब्लड को थिन करती है, ब्लड थिनर होती है वो, ठीक है। पेन में तो देते ही हैं उसको, लेकिन पेन के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हार्ट के लिए एस्पिरिन ज्यादा दी जाती है। अब वो क्यों देगी वो आप लोग खुद सोचो। कॉक्स 1 क्या कर रहा था, प्लेटिलेट एग्रीगेशन कर रहा था, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग कर रहा था। अगर एस्पिरिन कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देगी तो क्या करेगी, ब्लीडिंग को बढ़ा देगी, ब्लड को थिन कर देगी। और वो आगे क्यों देते हैं वो, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, एंजाइना, एंजाइना में क्या हो रहा था, कोरोनरी आर्टरी से कहाँ, हार्ट में ब्लड जाता था, होता था ऐसा। और एंजाइना किस वजह से होता था, जब वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती थी तो प्रॉपर ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचता था, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, वो मरने लगती थी, और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते थे। अब जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर वो प्लेटिलेट वगैरह जम जाता है, थ्रोम्बाई बन जाता है, क्लॉट्स बन जाता है, वो क्लॉट की वजह से प्रॉपर ब्लड हार्ट को नहीं जा पाता है। एस्पिरिन क्या करेगा, कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रहा है, यानी ये ब्लड को क्या कर रहा है, पतला कर रहा है, प्लेटिलेट को नहीं जमने देगा ना, ब्लड को पतला करेगा, तो जितना पतला ब्लड उतना ज्यादा हार्ट में जाएगा और तुम्हारे हार्ट अटैक से तुम्हें प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका है एस्पिरिन। अब देखो ए मतलब होता है आपका एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, कैटेगरी क्या है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब जो भी ड्रग आएगी उसके अंदर एसिटिक एसिड की रिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, रिंग नहीं सॉरी एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ओके। तो अब जैसे इसमें कोई भी ड्रग याद कर लो, कीटोरोलैक, आधे से ज्यादा पेन जिसके दांत में दर्द होती होगी, वो डॉक्टर एक जब आप लोगों का दांत निकालता है, दांत निकाला होगा ना मोस्टली लोगों का, तो डॉक्टर नहीं कहता है घर जाने के बाद, उसमें तो इंजेक्शन दिया होता है, घर जाने के बाद फिर दर्द होगा तो एक छोटी छोटी सी वाइट सी गोलियां देता है, वो बोलता है पानी में घोल लो और उसके बाद जब पेन होगा तो पी जाना, ऐसा कहता है ना। वो जो टैबलेट होती है वो क्या होती है आपकी, कीटोरोलैक की। या आपको जब बहुत ज्यादा पेन हो जाता है दांत में तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कीटोरोलैक, ठीक है। तो ये है आपकी
कीटोरोलैक। इंडोमेथासिन हो गई, ठीक है, इंडोमेथासिन, कीटोरोलैक, जो भी याद करना है वो याद कर लेना। वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एस ए हो गया, एफ एफ हो गया फिनामिड, ठीक है। मेफिनामिक एसिड हर लड़की खाती है स्पास में, ठीक है, मेफिनामिक है। मेफ्टल स्पास खाते हो ना सब लोग, मेफ्टल स्पास। वो मेफ्टल स्पास के अंदर क्या होता है? मेफिनामिक एसिड। जो ड्रग है वो है कौन? मेफिनामिक एसिड। कौन से क्लास के अंदर आएगी? फिनामिड के अंदर। तो एस ए एफ हो गया, ई हो गया इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव को हम लोग ऑक्सीकेम भी कहते हैं, ऑक्सीकेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लास्ट में देखो पिरोक्सीकेम, टिनोक्सीकेम, ये ऑक्सीकेम सबके लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीकेम आ रहा है, इसलिए हम लोग इनोलिक एसिड भी कह सकते हैं या फिर ऑक्सीकेम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी याद करो, दोनों में पीरो याद कर लो, टीनो याद करो, पीरो टीनो, लास्ट में ऑक्सीकेम ही है। पिरटेन, ठीक है, पिर और टेन, लास्ट में ऑक्सीकेम, ठीक है। तो सेफ सबको याद हो जाएगा, सैलिसिलेट, एस्पिरिन। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, कीटोरोलैक, इंडोमेथासिन, जो याद करना कर लो। एफ मतलब फिनामिक, मेफिनामिक एसिड, मेफ्टल स्पास वाली, ठीक है। उसके बाद ई है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑक्सीकेम वाली, पिरोक्सीकेम, टिनोक्सीकेम, ठीक है। उसके बाद पी, पी से याद कर दो प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव। आइबुप्रोफेन सबको पता है, ठीक है। और इसके अलावा कीटोप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, फ्लूइड, आइबुप्रोफेन भी याद कर लो, ठीक है। अब देखो प्रोबायोटिक के आगे क्या लगा है? प्रो। तो ये जो ड्रग्स है इनके बीच में प्रो लगा है, देखो मैंने टेस्ट किया हुआ है। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूरबिप्रोफेन, ये कहाँ काम आएगा? कोई फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा आप लोगों का, उसमें ऐसे पूछ देगा, आइबुप्रोफेन बोल देगा, कौन सी कैटेगरी में आती है, इसी क्लास क्या है पूछेगा, उसमें से आपको दे देगा, वो प्रोपायोनिक दे देगा, इनोलिक एसिड दे देगा, इनामेट दे देगा। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऐसा होता है एग्जाम में याद करते हैं, इसके बाद याद नहीं करते हैं उसको। जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा या कोई भी आप लोगों का एग्जाम होगा, मिलिट्री वाला जो भी होगा, उसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ट्रिक, जिस भी ट्रिक के बीच में प्रो है, ठीक है, प्रो है, वो प्रो प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव से लगा देना, प्रोपायोनिक का, और इनके बीच में सब में प्रो, ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो उसमें टिक ही करना होता है तुम्हें, तो इससे तुम आसानी से टिक कर सकते हो अपना, ओके। तो सेफ पी याद हो गया। इसके बाद एक पायराजोलोन डेरिवेटिव है, उसको नी भी याद करोगे तो चलता है, ठीक है। सेफ पी याद, और ये सेफ पी क्या कर रही है? ये कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेगी, कॉक्स 2 को भी करेगी, कॉक्स 3 को भी करेगी, ठीक है। अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी ये किसको प्रायोरिटी देंगी? कॉक्स 2। अगर इसको ये वाली दवाइयों को अगर कहीं दिख रहा है कि इधर कॉक्स 1 भी है, इधर कॉक्स 2 भी है, ऊपर वाली होती तो दोनों को ही इनहिबिट कर देती, लेकिन ये प्रीफरेंशियल वाली क्या करेगी? प्रायोरिटी देगी किसको? कॉक्स 2 को, कोशिश करेगी कॉक्स 2 को मारने की, अगर बच गया, अगर कॉक्स 2 नहीं दिख रहा है तब जाके कहीं कॉक्स 1 को मारेगी, बट थोड़ी सेफ होती है नॉन सेलेक्टिव से, ठीक है। करण बेटा इधर आके बैठो। प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी एंड में करके, लेकिन अभी आप याद नहीं करते तो सिर्फ ए एंड डी याद रखो, ठीक है। प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में क्या याद करोगे? हाँ इधर आ जाओ, इधर खाली है पूरा, तो इसमें क्या याद करोगे? एंड, ठीक है। अब कैसे? देखो ए, इसमें तो सबसे इजी ड्रग्स है, एसिलोफिनेक सबको पता है, ठीक है। एड मतलब क्या हो गया? निमिसुलाइड सबको पता है, डी मतलब डाइक्लोफिनेक सबको पता है, एम ई होता है तो मिलोक्सिकैम, इटोटोलैक छोड़, ठीक है, ठीक है। ये ड्रग याद हो जाएंगी। एसिलोफिनेक सब, एसिलोपेरा वगैरह सब खाते हैं, ठीक है, एसिलोफिनेक हो गया। निमिसुलाइड सबको देते हैं, हर दुकान में मिलता है, हालांकि अब बैन भी होने वाली है शायद ये। और तीसरा है डाइक्लोफिनेक, ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉक्स 2 को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, तो काइंडली उससे थोड़ा सा सेफ है, ठीक है। तीसरी वाली जो कैटेगरी है वो क्या है? सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी अगर कोई अल्सर का मरीज भी आ रहा है ना, उसको भी आप उठा के सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर दे दो। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? सिर्फ कॉक्स 2 को ही तो इनहिबिट कर रहा है, कॉक्स 1 में कुछ नहीं करेगा। तो कॉक्स 1 क्या कर रहा था? अल्सर से, अगर कॉक्स 1 इनहिबिट हो जाता तो अल्सर हो जाता, लेकिन ये कॉक्स 1 को कुछ नहीं कर रहा है, तो ये अल्सर वाले पेशेंट के लिए सेफ है, ठीक है। तो कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, अब इस जो कॉक्स 2 सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है ना, उनके लास्ट में कॉक्सिब लगता है, कोई भी ड्रग होगा उसके लास्ट में कॉक्सिब लगेगा,
ये देखो कॉक्सिब 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 कॉक्सिब, ठीक है। आगे का याद कर लो, सैलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, जो भी है खाली आगे आगे का याद करना, पीछे सब कॉक्सिब है, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे आया कि सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर का नाम बताओ, तो जिसके लास्ट में भी कॉक्सिब दिखेगा सब सेलेक्टिव वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, कॉक्स 1 को कुछ नहीं करेंगे, कॉक्स 3 को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी अगर कोई पूछेगा कि ऐसी कौन सी एसिड्स हैं जो कि अल्सर के पेशेंट में सेफ है, अल्सर के पेशेंट को हम दे सकते हैं, कौन सी है, सेलेक्टिव कॉक्स 2। ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ पेन को कम करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, फीवर को कम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 कैटेगरी हो गई। अब उसके बाद लास्ट वाली जो कैटेगरी है, इसमें कुछ याद नहीं करो, खाली पैरासीटामोल पढ़ लो। इस कैटेगरी का नाम है देखो एनाल्जेसिक, मतलब ऐसी ड्रग जो कि पेन को कम करती है। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करिए, पायरिया होता है फीवर, एंटी मतलब फीवर को कम करना, ठीक है। विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी बहुत कम है। ऐसी कौन सी ड्रग थी, पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल को ही एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ठीक है। आइए ये चीजें समझ में। क्लासिफिकेशन काफी इजी है, पहले सेफ भी याद कर लो, प्रीफरेंशियल बॉक्स में एंड याद कर लो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव बॉक्स 2 में सारे बॉक्स भी याद कर लो, सैलिवेट डीरेफी जो भी है सब पढ़ लो। उसके बाद एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब इंफ्लेमेशन को कम करेगी, मतलब उसमें वीक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है पैरासीटामोल, ठीक है। इजी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, ये चीज का अभी तक हम बात करते आए हैं, तो इसमें अब सबको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है मैंने कि बेनिफिशियल एक्शन ड्यू टू पीजी सिंथेसिस इनहिबिशन। पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, पहले हम फायदे पढ़ते हैं, फिर हम नुकसान पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, हमें चीजें भी पता है, वही चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था, पेन कर रहा था। अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारा पेन कम हो जाएगा, तो पेन कम होने को हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब पेन का कम होना, ठीक है। दूसरा, बुखार भी कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, एंटीपायरेटिक। तीसरा, सूजन कम हो जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी। फोर्थ क्या करेगा, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी तो कम कर रहा है ना, यानी कि ब्लड को पतला बना रहा है, तो क्या करेगा, एंटी प्लेटलेट। इसका काम है एंटी थ्रोम्बो। अगर हमारे नसों के बीच में कहीं पर थ्रोम्बाई है, क्लॉट बन गया प्लेटलेट की वजह से, तो ब्लड पतला होगा, तो वो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। लास्ट है क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस इन न्यूबॉर्न। ये मैंने परसों समझाया था बच्चे को। परसों वाले बच्चे कौन है, डक्टस आर्टरियोसिस वाले, क्यों समझे, आता है, आ जाओ बताओ, आओ आओ आगे। और कौन था परसों वाला, निखिल, तुम भी थे ना परसों, क्यों, तुम थे तो सही, अब डक्टस आर्टरियोसिस वाले तो नहीं थे, ये आया था ना, हाँ। और कौन था गया, ये कार्तिक, डक्टस आर्टरियोसिस पता है ना। और कौन था, उसे सुना तो नहीं था, ये था नीरज, डक्टस आर्टरियोसिस। और कौन था, सिमरन थी, मानसी थी, मानसी थी, मैगी खाने वाली दिन थी ना, ठीक है, पहले दिन। चलिए सिमरन आई थी, और एक और लड़की आई थी, कौन आई थी, सिमरन, एक और लड़की कौन आई थी, डक्टस आर्टरियोसिस कोई समझाना चाहेगा, कोई समझाना चाहेगा, बताओ। अब हम गायनेकोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे। रेड ठीक, चलो कोई बात नहीं थे तो अब तुम लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। देखो डक्टस आर्टरियोसिस एक स्पेशल कंडीशन होती है, जिसको समझने के लिए हम पहले नॉर्मल कंडीशन समझेंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है,
पहले हम नॉर्मल हार्ट को समझेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, डिवीजन कराती हो। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, ठीक है। सब ध्यान से देखा, जिस स्टेप पे समझ नहीं आएगा वहीं पे हाथ खड़ा रखना, ठीक है। चलो पहले नॉर्मल हार्ट की बात करते हैं। सपोज ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर? चार। ये कौन सा साइड है? राइट, ये लेफ्ट। ऊपर वाला क्या होता है? एट्रियम, ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट, नीचे वाला वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, ये सबको पता है। हमारी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो उसमें ऑक्सीजन कम होता है, यानी जिसको आप लोग कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गन से आए, वो हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए जाता है, लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, सबको पता है ना। तो वो सबसे पहले हार्ट में कहाँ एंटर करेगा? वेन से राइट एट्रियम, ठीक है। ये हो गया आपका डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। ये आ गया आपका कहाँ? राइट आर्टरियम में। पूरी बॉडी से इकट्ठा होके जो भी गंदा ब्लड होता है वो कहाँ आता है? आपके राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में दो आर्टरी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो दो होती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, ठीक है। अब ये क्या है आपकी? पल्मोनरी, पल्मो लिख देती हूँ, आर्टरी, ठीक है। ये कौन सी है? राइट वाली, ये होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये है। अब ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये इस वाले लंग को जाएगी, लेफ्ट वाली जो होगी वो इस वाले लंग को जाएगी, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ को जाएगा और ये दूसरे लंग को जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। ब्लड आया, कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया, वहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स में। लंग्स में उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, ठीक है, उसमें उस ब्लड में ऑक्सीजन घोलेगा लंग, ठीक है। और अब जो ब्लड है वो यहाँ क्या हो जाएगा? लंग में जाके प्योर हो जाएगा, यानी इस ब्लड में क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएगा। अब जो ये प्योर ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। छन्ने के बाद ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। लंग में कहाँ से गया था? राइट वेंट्रिकल से, और छन के मतलब फिल्टर होके कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में आया। सबको पता है ये वाला? ओके। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से इसको एक प्रेशर मिलेगा इसकी बॉल से, और ये एक एओर्टा होती है सबसे बड़ी वाली आर्टरी, उस AORTA इससे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ये सबको पता है ना? इतना ही काम है फिलहाल, सिंपल तरीके से समझे तो हार्ट का, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डक्टस आर्टेरियोसस की। देखो, जब मदर के वोम में बेबी होता है या फीटस होता है, ठीक है, ये मदर की वोम है, ठीक है। इस वोम में क्या है? इसके अंदर एक छोटा सा फीटस है, ठीक है, और ये जो वोम है इधर पर को पूरा एक बैरियर है, मतलब जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे एक बैरियर है, इस बैरियर को हम लोग कहते हैं क्या? प्लेसेंटा, ठीक है। एक प्लेसेंटा का एक पूरा बैरियर है माँ के पेट में, और उस बैरियर के अंदर कौन है? बच्चा है, फीटस, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ना, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे सेल से मिलकर बना है। इसका काम है, अगर मम्मी ने कुछ भी चीज खा ली है, मम्मी की बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया घुस गया, कुछ भी चला गया, कोई भी ड्रग चली गई, तो वो एकाएक बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी। वो बच्चे तक जो शील्ड कर रहा है बच्चे को, वो कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। ये सेल से मिलकर बना है, और ये सेल्स कुछ भी चीज बच्चों को अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बनी है। ये जो प्लेसेंटा है इसमें एक और चीज होती है, क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब
ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है ना, अब ये जो प्लेसेंटा है, अब एक और चीज देखो, एक ध्यान देने वाली एक और चीज है, जब तक जो फीटस है वो माँ की बॉडी में रहता है, उस बच्चे का खुद का लंग नॉन एक्टिव होता है, वो काम नहीं करता, ठीक है। जो बेबी है, जो फीटस है, उसका हार्ट काम करेगा लेकिन उसका लंग काम नहीं करता है। लंग काम कब करता है? जब वो डिलीवर हो जाता है, जब वो हाथ में आता है, तो वो जो पहली सांस लेता है तब उसके लंग खुलते हैं, उससे पहले उसके लंग कोई काम नहीं करते। लंग क्या काम कर रहा था? हमारे ब्लड को ऑक्सीजन घोलने का काम कर रहा था, प्योर बनाने का काम कर रहा था। अब सोचो, इस बेचारे की तो जब ये माँ के पेट में है तो इसका तो लंग ही काम नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा होगा इसकी बॉडी में? तो उसका ये चीज है ना, क्या हुआ तुम दोनों को? ठीक है, दम घुट रहा होगा। तो क्या होता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जो ये माँ का ये जो प्लेसेंटा है ना, आपने एक चीज देखी है, जब बच्चा डिलीवर होता है उसके एक पाइप काटता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं ना। वो जो पाइप होती है वो क्या करती है? माँ की बॉडी से चीजों को, मतलब अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट को लेके बच्चे के उसमें डालती है, सही तो होता है, कोई तो काम होता है उसका। तो ऐसे ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये निकली होती है और ये कहाँ गई होती है? बच्चे के हार्ट में सीधे, ठीक है। जो ये कॉर्ड जो ये काटते हैं इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये कहाँ से आई है? प्लेसेंटा से। और ये कहाँ को गई है? बच्चे के हार्ट में। अब ये बच्चे का हार्ट समझ लो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये है वो जो फीटस है, ये उसका हार्ट है और इसके भी 4 चैम्बर है, ठीक है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड आई है ये इसके कौन सा वाले एरिया में आई है बताओ? राइट एट्रियम में आई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, माँ की बॉडी से जो भी ब्लड है वो ब्लड आएगा, वो ब्लड कहाँ आएगा? बच्चे के राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये किसको लेके आया? ब्लड को, ठीक है। उसके मदर का जो ब्लड है उसको लेके आया और उसने कहाँ डाल दिया? राइट एट्रियम में। अब ये जो ब्लड है फिर ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वेरी गुड, सेम वैसे जिससे हमारा होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? इसके पास भी यहाँ से 2 आर्टरी जा रहे होंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी कहाँ जाती है? लंग्स में। लेकिन मैंने कहा इनका तो लंग काम ही नहीं करता है, तो फिर ये कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? ठीक है, वहीं पे बात आएगी किसकी? डक्टस आर्टरियोसस की। अब क्या होता है देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी गई ना, ये कहाँ से कनेक्ट होगी? यहीं से एक एओर्टा भी जाएगा। एओर्टा पता है ना सबको, जो कि पूरे बॉडी में ऐसी आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही है, वही होता है एओर्टा। तो देखो ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इन दोनों के बीच में एक डक्ट बन जाएगी, एक नई लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये डक्ट बन जाएगी। और इससे क्या होगा देखो, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वहां को जो भी ब्लड गया वो ब्लड लंग को जाने की जगह कहाँ चले जाएगा? सीधे एओर्टा में जाएगा और वहां से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। मतलब वो ब्लड लंग में गया ही नहीं है, वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आया और इस डक्ट से होते हुए सीधे कहाँ चले गया? एओर्टा से में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में उसके डिलीवर हो गया, लंग को बाईपास कर दिया। यही होता है आपका डक्टस आर्टरियोसस। ये जब बेबी पेट में होता है तो उसका ये जो डक्टस आर्टरियोसस होता है ये खुला होता है, ठीक है, ताकि पूरा जो ब्लड है उसके लंग में ना जाए, ठीक है। और इसको खोलने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस वगैरह अल्सर से तो हमें बचा ही रहा था, लेकिन साथ में ये क्या कर रहा है? डक्टस आर्टरियोसस को भी खोल रहा है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पेट में जो बच्चा है उसका जो ब्लड है वो उसके लंग में ना चले जाए। तो उसको किसने खोला है? प्रोस्टाग्लैंडिन ने, ठीक है। अगर क्या हो कि अगर ये डक्टस पहले ही बंद हो जाए तो उसका सारा ब्लड कहाँ चले जाएगा? लंग में, और लंग नॉन फंक्शनिंग है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब ये होता है, लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे भी इस टाइप की ड्रग्स हम लोग अवॉइड करते हैं। कहते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ दवाई जो है सिर्फ पैरासीटामोल ही देते हैं, ठीक है,
सिर्फ पैरासीटामोल ही देते हैं, वो काइंड ऑफ इस चीज के लिए सेफ है। बट जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गया या फिर इंडोमेथासिन वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस को बच्चे के बंद कर देंगे अंदर ही, जिसकी वजह से उसका सारा ब्लड कहाँ चल जाएगा, लंग में हो जाएगा और उसका वॉशिंग के चांसेस भी, मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, ये चीज हमें समझ आ गई। अब क्या होगा, जैसे अगर बच्चा जब डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, अब डक्टस आर्टेरियोसस पहले तो खुली है, लेकिन डिलीवर होने के बाद यहाँ पे कैसे बंद हो जाएगी, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है वो फर्स्ट ब्रीथ लेता है, पहली सांस लेगा। जैसे ही बच्चा पहली सांस लेगा उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, उस ऑक्सीजन की वजह से उसका लंग खुल जाता है। लंग खुल जाएगा तो उसके लंग्स एक्टिव हो जाएंगे और उसके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डक्टस आर्टेरियोसस सिकुड़ के बंद हो जाएगी। और जैसा हमारा हार्ट था नॉर्मली, वैसा ही बच्चे का हार्ट हो जाएगा, उसके दोनों लंग एक्टिव हो जाएंगे और डक्टस ये बंद हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी से सीधे ब्लड लंग में चले जाएगा, वहां से प्यूरिफाई होके लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। अब सोचो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डक्टस आर्टेरियोसस बंद ही नहीं हो पाता, उनका क्या होगा, सोचो, बताओ, कोई दिमाग क्या होगा अपना। जैसे ये डक्टस आर्टेरियोसस वाला सबको समझ आया, मैंने कहा बच्चा डिलीवर हो गया लेकिन उसका डक्टस आर्टेरियोसस बंद नहीं हो पाया किसी वजह से, क्या होगा, उसका हार्ट काम नहीं करेगा, नहीं, थोड़ा अलग रीजन होगा। और सोचो क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसस खुला रह गया है, लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा, उसको हार्ट की दिक्कत देखो, ये वो तो होगी, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड ढूंढते रहेगा। और किसी के पास कोई ओपिनियन है, सोचो दिल का छेद हो, वही वाला केस है, बताओ ना क्या होगा, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या होगा बॉडी के अंदर, सोचो कहाँ जाएगा सारा ब्लड, क्या होगा, मतलब साइंटिफिकली सोचो, मरेगा तो मरेगा ही, लेकिन कैसे क्या होगा, मैम फ्लूइड ओवरलोड। वेरी गुड, फ्लूइड ब्लड का ओवरलोड हो जाएगा। कैसे, आप देखो, अगर बाई चांस से डक्टस आर्टेरियोसस खुला रह गया, ठीक है, तो क्या होगा, सोचो, ब्लड आएगा, ये मैंने स्लाइड में स्ट्रक्चर भी डाला है, ये देखो इसमें कितना क्लियरिटी है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है जो कि कहाँ को जाती है, लंग को, ये देखो, और ये क्या है तुम्हारा एओर्टा, ये है हमारा एओर्टा, ठीक है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक डक्ट खुली है, इसी को कहते हैं डक्टस आर्टरीज, ठीक है, यानी यहाँ से जो ब्लड है ये लंग की तरफ नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ चले जाता है, एओर्टा में चले जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा क्या हो, अगर बच्चा डिलीवर हो गया हो और ये डक्ट बंद नहीं हुई है तो क्या होगा, तो उसके लंग्स भी चल रहे हैं, तो क्या होता है, देखो तुम्हारा उसका ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, अब क्या है, उसका लंग्स भी तो चल रहे हैं, तो लंग्स चलने के बाद नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी तो चलने लगेगी, मतलब तुम्हारा ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में चले गया, लंग से छनने के बाद जो ब्लड आया वो राइट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से जा रहा है ब्लड, लेकिन कुछ बहुत ब्लड का लीकेज कहाँ को हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। अब एओर्टा में क्या होगा, इससे जब ये ब्लड ना नॉर्मली पूरी बॉडी में जाता है तो इस ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एओर्टा में, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में जाना है, ठीक है, मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, मैं कह रही हूँ कि ब्लड यहाँ से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में गया, ठीक है, लंग से ब्लड छन के आया, इधर से बात करते हैं, लंग से ब्लड आया, ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब यहाँ से इस ब्लड को जाना है पंप होके पूरे बॉडी में, किसके थ्रू जाता है, ये एओर्टा के थ्रू, यही बात हो रही थी। अब इसमें क्या होगा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि ये बहुत तेज प्रेशर से
ब्लड को भेजती है एओर्टा से ताकि वो पूरी बॉडी में चले जाए। यहाँ पर को प्रेशर बहुत तेज होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो जो ये एओर्टा है ना, इस एओर्टा में ब्लड का प्रेशर क्या होगा, काफी तेज होगा, बहुत तेज धक्का देता है हार्ट उसको, ताकि वो पूरी बॉडी में, क्योंकि हार्ट ऊपर है, उसको पूरी बॉडी में हमें जाना है, इनफैक्ट ब्रेन में भी जाना है, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो कि एओर्टा में कितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा। ऊपर से अब हम कह रहे हैं कि वो इधर से मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है उन दोनों के बीच में वो डक्ट खुला है, तो क्या होगा, जो एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है ना, वो ब्लड छीन के कहाँ आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा कुछ ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ चले जाएगा, लंग में। मतलब लंग में ऑलरेडी ब्लड जा रहा है, लेकिन ऊपर से जो एओर्टा से जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो भी छीन के कहाँ चले जा रहा है, लंग्स में। तो लंग्स में क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर का ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ब्रीदिंग इश्यूज यानी कि ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, और लंग में ब्लड का ओवरलोड हो जाएगा। अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है काफी टाइम बाद, अगर सिचुएशन खराब बहुत ज्यादा हो गई तो, ठीक है। तो ये दिक्कत है। देखो, अगर लंग खुल गया तो नॉर्मल फिजियोलॉजी चलेगी, ठीक है। एओर्टा में ब्लड, एओर्टा से के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन एओर्टा में जितना प्रेशर होता है कि वो सारे ब्लड को कहां धकेल देगा, सारे ब्लड को कहां धकेल देगा, पल्मोनरी आर्टरी में। कुछ ब्लड बॉडी में जा रहा है और कुछ ब्लड यहां से दोबारा कहां आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, और दोबारा से कहां चले जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में ब्लड का ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस वाली इश्यू आ सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट मतलब खुला रह जाना, डक्टस आर्टरियोसिस अगर खुला रह जाएगा तो उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो भी अभी मैंने आपको समझाई वो मैंने इसमें लिख रखी है, ठीक है। इसमें लिखा है इन अ मदर्स वोम, यानी मदर के वोम्ब में जो फीटस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा से, थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और प्लेसेंटा क्या करता है, बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है मां की बॉडी से रहती है। Since the fetal lungs are not functional, जो fetus lungs, जो बच्चा है उसके जो lungs हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, most of the blood bypass the lung, तो वो जो ब्लड है वो बाईपास कर जाता है लंग को। क्यों? क्योंकि बीच में डक्टस आर्टरियोसिस खुली होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी से सीधे कहाँ चले जाता है, एओर्टा, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द स्पेशल डक्टस आर्टरी, वही चीज जो मैंने अभी बताई, ठीक है, वो करेगा, बाईपास कर देगा लंग्स को, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक पार्ट होता है PGE2 वो ज्यादा हाई होता है, इसीलिए वो डक्टस आर्टरियोसिस को खोलता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो गई तो डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाएगा वोम में, ठीक है, वो भी दिक्कत है। तो बर्थ में, जब बर्थ होगा तो बेबी अपनी फर्स्ट सांस लेगा, जिसकी वजह से लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स एक्सपेंड एंड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, उसी समय प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डक्टस आर्टरियोसिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से नॉर्मल सर्कुलेशन हो जाएगा। यही चीज मैंने उसमें समझा रखी है। अब आई थिंक आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बंद कर देते हैं, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन से ड्रग करेंगे, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको ये ड्रग अवॉइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद अब कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर हमने इनहिबिट कर दिया तो उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो भी देख लेते हैं। जैसे क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज, अल्सर हो जाएगा, होगा ना, COX-1 अगर इनहिबिट हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अच्छे वाले प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनहिबिट हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ब्लीडिंग हो जाएगी, सबको पता है, क्योंकि प्लेटलेट फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे किडनी से वाटर और सॉल्ट को बाहर निकाल रहा था। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ही वाटर और सॉल्ट रुक जाएंगे, तो क्या होगा, मतलब जो रीनल ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर बॉडी में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। किसी के हाथ पांव सूज जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ना, वो किसकी वजह से होता है, जो हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर रुक जाता है उस वजह से, ठीक है। और जो लेबर होता है, मतलब जो बच्चा जो डिलीवर होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। अगर उसकी कमी हो गई तो जो डिलीवरी है वो देरी भी हो सकती है,
ठीक है, यानी लीवर में डिले भी हो सकता है। उसके अलावा अस्थमा हो सकता है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ये क्या करता है, हमारी जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देता है। ठीक है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी और अस्थमा के आगे के अटैक हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो अस्थमा हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। देखो, क्योंकि मैंने लिखा है पीजी कॉजेस ब्रोंको डायलेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रोंको डायलेशन करता है, उसको इनहिबिट कर दोगे तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। हिपेटिक फेलियर मतलब लीवर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया तो क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है वो लिखा है, और इधर पर को अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट किया तो हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है। 2-3 फायदे के अलावा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है खास कोई फायदा होगा, ठीक है, पेन वगैरह कम हो रहा है, उसके अलावा तो फिर बाकी की चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रही है बॉडी। ओके, तो ये पढ़ा हमने पूरा नेसेट्स के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, डॉक्टर सार्ट्रियोसिस के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो ड्रग्स है मेरे को लगता है कि इसमें से सिर्फ 2 ही ड्रग है जो कि काम की है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर काम का है, जैसे कि एस्पिरिन पूछ लेते हैं, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बताओ या फिर उसका आईयूपीएसी बताओ, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बनाओ या फिर उसका आईयूपीएसी बनाओ, तो उसके स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी में समझाती हूँ, और थोड़े बहुत उनके बारे में जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी और जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है, इस वाले में फाइनल वाले एग्जाम में जब आप लोग कॉम्पिटिशन में बैठोगे तब के हिसाब से मैंने ये पीपीटी बना रखा, मतलब ये वाली स्लाइड दे रखी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो ड्रग है वो है आपकी एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये इसके यूजेस है, पढ़ लेना बाद में। अब देखो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, देखो एक क्या है, बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में एक COH लगा है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, और इसके साथ एक इसमें O मतलब ऑक्सीजन लगा है, और COCH3, जो COCH3 है इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, COCH3, ये जो ग्रुप होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये सारे ग्रुप पता चले कौन कौन से लगे हैं। अब इसके नाम देखो, ये जो COH ग्रुप है ना, इसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से कर दो 1। अब क्योंकि दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा है तो इसको ऐसे चक्की चलाओ, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। अब ये जो बेसिक रिंग है इसमें देखो बेंजीन की रिंग है, उसमें COH ग्रुप लगा है, ऐसे रिंग को हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन की रिंग, और इसमें क्या लगा है, COH ग्रुप लगा है। तो ये तो हो गया बेसिक रिंग। अब इस रिंग के सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, एक ऑक्सीजन लगा है और एक एसिटाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो तुम इसको क्या लिखोगे, ये कौन से पोजीशन पे लगा है, सेकंड, तो 2 एसिटो, एसिटो मतलब COCH3 ग्रुप, उसके साथ आगे ऑक्सीजन लगा है तो 2 एसिटो ऑक्सी, और बेसिक रिंग क्या है, बेंजीन के साथ COH, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, तो 2 एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। सबसे ज्यादा इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आईयूपीएसी में किसी को दिक्कत है अभी, सबको समझ आया। ओके, देखो एस्पिरिन के बारे में अगर आएगा तो आप लिख देना कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी COX-1 COX-2 COX-3 तीनों को इनहिबिट कर देते हैं। तीनों को इनहिबिट करने के बाद जो जो आपके ध्यान में आएगा इस क्लास से वो आप पढ़ लिख लेना। ठीक है, सॉरी। अगला, अब जो मेन चीजें मैंने इसमें समराइज कर रखी है वो क्या है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन करेगा, सीधी सी बात है, COX-1 को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा, म्यूकस का सिक्रेशन नहीं होगा और अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन होगा, अगर पेट में अगर अल्सर बन गया तो उसका जो स्टूल है उसमें ब्लड आने लगेगा, तो इसलिए लिखा है कि अगर से ब्लड लॉस इन स्टूल। ठीक है, दूसरा अस्थमा हो सकता है, क्यों, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन, अस्थमा प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कोई भी अगर अस्थमा का पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत है, उस पेशेंट को तुम्हें एस्पिरिन नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद इनहिबिट TXA2, TXA2 क्या था, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये क्या करता था, प्लेटिलेट को बनाता था, प्लेटिलेट क्या करता था, ब्लड क्लॉटिंग करता था। तो एस्पिरिन क्या होता है, ब्लड थिनर होता है, वो क्लॉटिंग नहीं होने देता, क्यों, क्योंकि वो किसको इनहिबिट कर देगा, TXA2 को। अगर TXA2 इनहिबिट हो गया तो प्लेटिलेट नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं। ठीक है, और इसके अलावा एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने का काम करता है, ये सूजन कम करने का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी प्लेटिलेट यानी प्लेटिलेट्स को भी ये कम कर देता है, क्लॉट नहीं करने देता। ठीक है, मैं ये सिंपल सी बात है, जो पेप्टिक अल्सर के मरीज होंगे या फिर जो अस्थमा के पेशेंट होंगे उनको हम ये ड्रग अस्थमा मतलब एस्पिरिन नहीं देते। ठीक है,
एक ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। जब लाइफ में पहली बार मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइज सिंड्रोम किस ड्रग से एसोसिएटेड है, ठीक है। राइज सिंड्रोम, REYES, ये लिखा हुआ है देखो, राइज सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है और ये कौन सी ड्रग से एसोसिएटेड है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि राइज सिंड्रोम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तुम्हें अपनी लाइफ में ना, जब तुम इस प्रोफेशन में गए हो तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि राइज सिंड्रोम कौन सी ड्रग से एसोसिएटेड है, कौन सी ड्रग की वजह से हो सकता है, तो तुम क्या कहोगे, एस्पिरिन। अब ये होता क्या है, देखो कोई भी ड्रग हम लोग खाते हैं, आज तक हमने कितनी दवाइयां खाई होंगी, ठीक है, लेकिन वो दवाइयां हम लोग खाते हैं, कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी में वो मेटाबोलाइज हो जाती है और हमारी यूरिन या फीसेस के थ्रू बाहर आ जाती है, होता है ऐसा, असर करती है और उसके बाद बॉडी से बाहर आ जाती है। अब अगर सोचो, अगर ऐसा होता कि ये ड्रग जो भी हम खा रहे हैं ना हमारी बॉडी में ही जमा होते रहती, आज तक की आपकी लाइफ टाइम में आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी, तो सोचो आपकी बॉडी में अभी तक कितनी टॉक्सिसिटी हो जाती। तो सिंपल सी मतलब है, जो भी ड्रग अंदर गई है उसको बाहर आना है, और बाहर आने के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब क्या होता है कि राइज सिंड्रोम में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी बॉडी डेवलप हो गई है, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं अच्छी खासी मात्रा में। वो ड्रग आएगी, उसको जब वो काम कर जाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जो बेचारे छोटे से बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में ये एंजाइम डेवलप नहीं होते हैं, उनके ऑर्गन ही अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो ये एंजाइम डेवलप ना होने की वजह से एस्पिरिन बाहर नहीं निकल पाता, एस्पिरिन बॉडी में ही उनके जमने लग जाता है, जिसकी वजह से ये उनके जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में स्वेलिंग कर देता है, उनके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है और उनमें लीवर और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, और थोड़े टाइम बाद बच्चों को ना कंफ्यूजन लगने लगता है, कंफ्यूजन सा होने लगता है, और धीरे धीरे बच्चों को झटके, सीजर्स आने लगते हैं, ठीक है। सीजर्स मतलब दौरे, ठीक है, तो वो होने लगता है। ये क्या है, राइज सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर तुमसे बोले कि राइज सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ये जो कंजुगेशन पाथवे लिखा है, अभी सेकंड ईयर में पढ़ोगे, ये कुछ नहीं होता है, ड्रग बाहर निकलने का तरीका होता है, मेटाबॉलिज्म का एक तरीका होता है। तो बच्चों के अंदर वो नहीं बना होता है वो एंजाइम्स, जिसकी वजह से जो एस्पिरिन होती है वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकती है, वो बॉडी के अंदर ही जमा हो जाती है। मेनली वो क्या करती है, ब्रेन और फिर लीवर में क्या कर देती है, स्वेलिंग कर देती है, और अल्टीमेटली बच्चे को कंफ्यूजन होता है और दौरे पड़ते हैं, और यही होता है आपका राइज सिंड्रोम, इसलिए बच्चों को भी एस्पिरिन नहीं देते, ठीक है। दूसरी आपकी पैरासीटामोल। ऐसा तो कोई महानुभाव नहीं होगा ना जिसने पैरासीटामोल के बारे में नहीं सुना होगा, इस जन तो तुमने नहीं सुना पैरासीटामोल के बारे में। चलो आगे देखते हैं, पैरासीटामोल सुना सकते हैं, देखो स्ट्रक्चर भी देख लो उसका, इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, देखो एक फिनाइल ग्रुप है, OH लगा है इसमें, ठीक है, और इसमें एक अमीन वो भी लगा है, अमीन ग्रुप भी लगा है, और COCH3, मैंने ऊपर क्या बोला था, COCH3 क्या ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब देखो COCH3 एसिटाइल ग्रुप है, इसके साथ एक अमीन लग रखा है और एक फिनाइल की रिंग लगी है, ठीक है। तुम दोनों फिर जाओगे, इधर आओ तुम, कभी जाओ वो लास्ट वाली सीट में, पीछे नहीं बेटा, आगे उधर, हाँ तो अब नहीं दिखना चाहिए, चल रेस, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कहाँ से करूँगी बताओ, नामकरण कहाँ से करूँ, OS से तो 1 2 3 4 कहीं से भी करो, ये 4th नंबर में आने वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4th नंबर में क्या है, OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये फिनाइल हो गया, ठीक है। तो हमने किया, अब देखो N क्यों लगा, क्योंकि इधर अमीन है, इसलिए हम इसको, ये एक ब्रिज बना रहा है ना, ये दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एसिटाइल ग्रुप को कनेक्ट कर रहा है, और ये फिनाइल वाली ग्रुप को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं कि N, ठीक है। अब उसके बाद 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो 4 हाइड्रोक्सी, ये क्या है, फिनाइल, और ये क्या है, देखो ये एसिटाइल ग्रुप और ये अमाइड ग्रुप, तो ये क्या बनाएगा, एसिटामाइड, यही है हमारा पैरासीटामोल, ठीक है। अब देखो पैरासीटामोल के बारे में सब कुछ लिख लेना, वो तुम लोग खुद लिख लोगे, बहुत होशियार हो। एक चीज है जो पैरासीटामोल के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है देखो,
कभी तुमने देखा होगा कि पैरासीटामोल की कुछ डोज होती है, ठीक है, क्या होती है, कौन कितनी डोज होती है बताओ, 2000 mg पर डे यही होती है। अगर 500 mg की तुम लोग पैरासीटामोल लोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने बार खा सकते हो एक दिन में? 4 बार। अगर किसी को बहुत दिक्कत है तब डॉक्टर कहता है कि 4 बार खा लो। क्वार्टरली के अलावा कोई पैरासीटामोल से ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। अगर 650 mg की है तो उसको 4 बार नहीं, वो फिर वो 3 टाइम कहेगा या फिर 2 टाइम कहेगा 650, लेकिन 500 mg होगी तो 4 बार कहता है, ठीक है। मतलब कुछ mg के बाद, मतलब 2000 mg से ऊपर को अगर आप पैरासीटामोल लोगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बच्चों की बात, ठीक है। बच्चों के केस में क्या होता है कि जैसे पैरासीटामोल गया, ठीक है, हम सबकी बॉडी में ऐसे ही होता है, पैरासीटामोल गया हमारे लीवर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NABQI है, NABQI, NABQI में। इसका फुल फॉर्म है एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोनिल इमिन, ठीक है। पढ़ने का मन है पढ़ो, अगर में इतनी जरूरी नहीं है NABQI याद रखना, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमने पैरासीटामोल खाया, उसने अपना काम किया, लीवर में गया और लीवर में जाके वो मेटाबोलाइज हो गया, मेटाबोलाइज होकर पैरासीटामोल से क्या बना? NABQI, ठीक है, NABQI, ठीक है, NABQI बन गया। अब ये जो NABQI है ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये क्या है? एक तो ये इंटरमीडिएट है, मतलब कोई भी दो प्रोडक्ट के बीच में जो बन जाता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। और ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट है, यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। जिसके भी कांटेक्ट में आएगा खत्म कर देगा, ऐसा वाला आदमी है, ठीक है। अब पैरासीटामोल से तो NABQI बन गया और NABQI बहुत खतरनाक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ना एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन वगैरह भर भर के होता है, ठीक है। तो हम लोगों की बॉडी में ग्लूटाथायोन होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ये NABQI बनता होगा ना हमारी बॉडी में, तो ग्लूटाथायोन आता है, इस NABQI को डिटॉक्स कर देता है और बॉडी से बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल मेटाबोलाइट है हमारी बॉडी में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ग्लूटाथायोन ने पकड़ा, डिटॉक्सिफाई कर दिया और बॉडी से बाहर फेंक दिया। लेकिन मैंने पहले बोला है, बच्चे हैं, बच्चों का लीवर है, उतना डेवलप नहीं होता और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो भी उतने डेवलप नहीं होते हैं, उनकी बॉडी में ग्लूटाथायोन भी ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, उसकी कमी होती है। अब क्या होगा सोचो, पैरासीटामोल गया, उनके लीवर में क्या बन गया? NABQI। ग्लूटाथायोन नहीं है, NABQI खतरनाक है, तो NABQI क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा, जो उसके लीवर के सेल्स हैं उनके साथ जाके रिएक्शन करेगा, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उनको किल कर देगा और उनके लीवर को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो यही होता है आपका पैरासीटामोल की पॉइजनिंग, मेनली बच्चों में देखी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूटाथायोन नहीं होता है, जो कि अगर ग्लूटाथायोन होता तो NABQI को बाहर निकाल देता। ग्लूटाथायोन की कमी है, इसलिए NABQI क्या करेगा, जो लीवर की जो छोटी छोटी सेल्स है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और उनके सेल्स को डैमेज कर देगा, ठीक है। अगर आपके हिस्ट्री में, आपके केस में, लाइफ में कभी कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसको पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई है, आपके पास आए, तो आप लोग उसको क्या एंटीडोट दोगे? N-एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, ये एंटीडोट है। पैरासीटामोल पॉइजनिंग अगर किसी को हो गई है तो आप उस पेशेंट को क्या देंगे? N-एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है। ये चीज आई सबको समझ में? पैरासीटामोल आएगा तो उसके बारे में लिख देना अगर याद आएगा, ठीक है। ओके, लास्ट स्लाइड। अब देखो, हमने सब चीज की बात कर ली थी, सेलेक्टिव कॉक्स-2 थोड़ा सा बच गया था, ये मतलब काफी अच्छी चीज भी है और मतलब काफी हमारे लिए बुरा भी है, ठीक है। कैसे? देखो, अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि ये जैसे नॉन सेलेक्टिव वाला है वो तीनों कॉक्स को पकड़ेगा, तो जो चीजें बेचारा प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में अच्छा कर रहा था वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तीनों को ही किल कर रहा था। लेकिन ये सेलेक्टिव कॉक्स-2 है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ेंगी? कॉक्स-2 को पकड़ेंगी, उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए हमारे लिए अच्छा है, बट इसके ये मार्केट से ना बैन भी हो गई है 2 ड्रग्स। उसने क्या किया, इन लोगों ने हार्ट अटैक कैसे कॉज किया, ये इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छी चीज तो ये हो गई कि इसने लेस म्यूकोजल डैमेज, मतलब जो हमारे पेट की जो म्यूकोसा होती है उसमें डैमेज कम करता है, क्योंकि कॉक्स-1 को इनहिबिट नहीं करता है,
ठीक है। तो ये मतलब काइंड ऑफ जो अल्सर के पेशेंट होते हैं हम उनको ये ड्रग दे सकते हैं। जो भी कॉक्सिब्स हैं, मैंने कहा था ना इन सारी ड्रगों के लास्ट में कॉक्सिब लगता है, तो उनको हम ये ड्रग दे सकते हैं। इस वजह से सैलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये 3 ड्रग हैं जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल है, ठीक है। सैलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब, ठीक है। इसके अलावा ये छोड़ो, अब इसके अलावा देखो 2 ड्रग थी, रोफीकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब, पहले ये भी थी, लेकिन इसको ना मार्केट से वापस बुला लिया गया क्योंकि इन लोगों ने टॉक्सिसिटी कर दी थी। इनको लेने के बाद काफी सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने लगे थे, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने लग गया था। किसकी वजह से? रोफीकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब की वजह से। इसलिए सरकार ने इसको मार्केट से हटा दिया, ठीक है। अब देखो सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर, ये लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रिक फ्रेंडली होते हैं क्योंकि अल्सर नहीं होने देते हैं, तो जीआई इरिटेशन और पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करेंगे, ये चीज तो अच्छी हो गई। दूसरा, जो कॉक्स1 होते हैं या फिर कॉक्स2 होते हैं, मतलब कॉक्स जितने भी हैं वो कॉक्स क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर करते हैं, ऐसा ही तो कर रहे थे। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये कॉक्स2 को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बॉडी में ही रुक जाएगा और इसकी वजह से एडेमा यानी स्वेलिंग बॉडी में आने लगेगी, हाथ पांव में पानी वानी भर जाएगा उनके, ठीक है। तो वो हो सकता है, ये टॉक्सिक इफेक्ट है। तीसरा है हार्ट में। अब देखो हार्ट में चीज समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसके अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, कोई बुरे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन का एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, इसका शॉर्ट में PGI2 हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन। ये क्या होता है, ये काइंड ऑफ अच्छा खासा है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, फैला देता है, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और ये क्या करता है, जो प्लेटिलेट जम रहे हैं ना, प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को रोक देता है, यानी ब्लड को थिन करता है, ठीक है। तीसरा थ्रोम्बोसिस, जो हमारे नसों के बीच में जो क्लॉट हो रहे हैं वो क्लॉट को नहीं बनने देगा क्योंकि ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन को रोकता है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, हमारे जो नसें हैं उनमें स्मूथ ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा है, अच्छी से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वेसल्स को भी बढ़ा दे रहा है, ब्लड को भी थिन रख रहा है, क्लॉट फॉर्म भी नहीं होने दे रहा। तो ये सब काम है किसका, प्रोस्टासाइक्लिन का, ठीक है। दूसरा होता है उसी के साथ वाला एक थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2, आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, ये प्लेटिलेट को बनाता है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है ना, आपकी जो वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा प्लेटिलेट एग्रीगेशन को करेगा, प्लेटिलेट को जमा करेगा ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा क्या करता है, क्लॉट का फॉर्म करता है, यानी जो ये काम कर रहा है जस्ट उसका अपोजिट काम ये कर रहा है। और ये दोनों का होना हमारे बॉडी में बैलेंस रूप में बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपको कट लग गया बाई चांस, आपकी बॉडी में ये है ही नहीं, सिर्फ प्रोस्टासाइक्लिन है, आपको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, ये और ज्यादा ब्लीडिंग करवा देगा, प्लेटिलेट को जमने नहीं देगा, ब्लड को थिन कर देगा, थ्रोम्बोसिस बनने नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग होगी, पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें थ्रोम्बोक्सिन A2 भी चाहिए। लेकिन अगर क्या हो कि अगर पूरी बॉडी में क्लॉट वगैरह बनने लग जाए तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक तो ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये होना भी जरूरी है। तो दोनों का होना बैलेंस में बहुत जरूरी है। ये वहां से आते हैं कॉक्स2 इनहिबिटर। ये क्या कर देते थे, बाकी काम तो इन्होंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 है ना, इसने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ असर नहीं किया, इसमें ये जैसा है वैसा ही है, यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली चल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, प्रोस्टासाइक्लिन को ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा, सोचो, जो बेचारा ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा था उसको इसने ब्लॉक कर दिया, जो क्लॉट है वो वही बनने में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अटैक हो सकता है ना। हम लोगों ने एंजाइना पढ़ा था, एंजाइना में हार्ट में कौन ब्लड लेके आ रही थी, कोरोनरी आर्टरी लेके आ रही थी। तो सोचो अगर ये बना थ्रोम्बोक्सिन A2 बन गया, प्लेटिलेट एग्रीगेशन हुआ, तो जो थ्रोम्बाई है, जो क्लॉट है, वो कहाँ फंस जाएगी, कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट की सेल्स मर जाएंगी और उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आ जाएगा, पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये वहां से यही काम करने लगे थे, इसलिए इसको मार्केट से बैन कर दिया था। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक काम कर रहे थे वो थी रोफीकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब, इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया। देखो, हायर इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट, दे मेनली इनहिबिट PGI2
TXA2 इज अनअफेक्टेड। देखो ये कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट कर रहा है, यानी हार्ट के पास थ्रोम्बाई बना दे रहा है। ये मेनली PGI2 उसको इनहिबिट कर दे रहा है, लेकिन TXA2 को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। They may be responsible for the increased risk of myocardial event, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वगैरह चल रहा था, हार्ट अटैक वगैरह आ रहे थे पेशेंट को, इसलिए इन दिस ड्रग को मैं वो कर दिया। बाकी ये देखता आदमी है और चीजों से, ठीक है। तो ये खत्म हुआ अपना मैसेज। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। PPT मैंने नोट्स वाले ग्रुप में भेज दी है, वहाँ आपको PPT खोलो, नोट्स बनाओ, इंग्लिश में बनाने की कोशिश करना, हिंदी वाले जो लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। और बाकी ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। अब सुनो, इसको बंद करो पहले।